नमस्कार भाइयों और बहनों। आज हम लोग 13 जून की करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। डेली वीडियोस नहीं डल पाया, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, और आने वाले समय में जो है अब आपको डेली जो है एक करंट अफेयर्स का वीडियो मिला करेगा। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली न्यूज़ है कि लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनको जो है नेक्स्ट आर्मी का चीफ बनाया गया है। आर्मी स्टाफ का चीफ यानी थल सेना अध्यक्ष बनेंगे ये। और ये जो है 30 जून को थल सेना अध्यक्ष बनेंगे। 30 जून को जो है मनोज सी पांडे, जो वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष हैं, उनको की ऑफिस जो है टेन्योर उनका बढ़ाया गया था, और टेन्योर जो है उनका ख़त्म हो रहा है 30 जून। अब जो ये उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इनका जन्म 1 जुलाई 1964 में हुआ था, और इन्होंने जो है कमीशन ऑफिसर के रूप में पदभार संभाला था जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स में। 15 दिसंबर 1984 को में ये इंडियन आर्मी में थे, और 84 के टाइम पे जो है इन्होंने वार भी लड़ा था। और इस इतने लॉन्ग पीरियड में इन्होंने जो है 40 साल की सेवा दी है भारतीय थल सेना को। डिफरेंट डिफरेंट कैपेसिटीज़ में ये रहे हुए, मतलब कि अलग अलग जो विभाग हैं इंडियन आर्मी के, उसमें इन्होंने काम किया है। लेफ्टिनेंट जनरल जो है, इन्होंने इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स जो है इनके रहे हैं, वो हैं कि इससे पहले जो ये है कि डायरेक्टर जनरल रहे थे, डीजी रहे थे इन्फेंट्री के। उसके बाद जो है जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे थे हेडक्वार्टर नॉर्दर्न कमांड के 2022 से 2024 के बीच में। और उसके बाद में इनको अपॉइंट किया गया है वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 2024 में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, और अभी जो है 30 जून को ये थल सेना अध्यक्ष कहे जाएंगे। ही हैज़ बीन डेकोरेटेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल। इनको जो है परम विशिष्ट सेवा मेडल से और अति विशिष्ट सेवा मेडल से भी सम्मानित किया गया है। उसके साथ 3 जो है वो इनको जीओसी इन सी कमांडेशन कार्ड मिले हुए हैं। ये इनकी उपलब्धि थी। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो जाइमैक्स 24 को लेकर के है। जापान और इंडिया की ये नेवी की ये एक्सरसाइज हो रही है, जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। और ये कहाँ हो रही है? योकोसुका में, जापान में। इंडियन नेवी के अनुसार ये एक्सरसाइज जो है नेवी, दोनों देशों की जो नेवीज़ है उनको ज्वाइंटली एक्सरसाइज होगी, और जो इनको जो है इनके रिलेशंस को और भी अच्छा करेगी। और साथ साथ में ये अभ्यास जो है इसको दोनों देशों के जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनको इससे एक दूसरे के देशों के बारे में जानने को मिलेगा, इनके अभ्यास के बारे में सीखेंगे। ज्वाइंटली ये इम्प्रूव करेगा, मदद करेगा इसके लिए कि फाइटिंग स्किल्स के लिए सीखेंगे, फाइटिंग स्किल्स, और इन्हांस करेगा इंटरऑपरेबिलिटी। इंडियन नेवी का जो इंडिजीनियस स्टील फ्रैगेट है आईएनएस शिवालिक, तो इसमें आईएनएस शिवालिक जो है ये भाग लेगा भारतीय नौसेना की तरफ से इस बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज में। और जापान की तरफ से जो है वो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एक शिप है, इसका नाम है जेएस युगिरी। फिर जेएस युगिरी भाग लेगा। इंडियन नेवी जो है ये जाइमेक्स 2024 जो है होने वाला है यहाँ पे, जो इंडिया और जापान के बीच में, ये अपॉर्चुनिटी है एक तरह की, जो एक दूसरे देशों के बीच में जो भी आदान प्रदान कर सकते हैं, रक्षा सहयोग कर सकते हैं, और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इनके द्वारा बेस्ट प्रैक्टिसेस की जाती है, जो अभ्यास किया जाता है और कुशलता है जिस क्षेत्र में इनकी, उससे एक दूसरे देश जो है ये आपस में सीखेंगे। साथ साथ जो है ऑपरेशनल इंटरेक्शन भी करेंगे इंडिया एंड जापान। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है कमिटमेंट को पूरा करती है मैरीटाइम सिक्योरिटी की, किस तरह से जो है इंडियन नेवी और जापान नेवी जो है अपने अपने क्षेत्र में जो है सिक्योरिटी या सुरक्षा व्यवस्था जो है बना के रखने में सहयोग कर सकें। जो भी जल जल सुरक्षा जिसको कह सकते हैं, या फिर जो है नौसेना के द्वारा जो है सुरक्षा कर सके इंडो पैसिफिक रीजन में, हिंद महासागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है,
नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, इंडियाज़ अदर मैरीटाइम एक्सरसाइज। अब इसमें अभी तो 2024 में जो जितनी भी एक्सरसाइज हुई है इंडिया की अदर कंट्रीज़ के साथ में, उसमें थाईलैंड और इंडिया के बीच में हुई है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडिया थाई कॉर्पेट। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाएगा जरूर। यूनाइटेड किंगडम के साथ में, यूके के साथ में हुई है कोंकण शक्ति। इंडोनेशिया के साथ में हुई है समुद्र शक्ति। ये अभी एक्सरसाइज हो चुकी हैं 2024 में। और सिंगापुर के साथ जो है इंडिया मैरीटाइम बायलैटरल एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है सिम्बैक्स। कतर के साथ में दार अल बहर को ये मैरीटाइम एक्सरसाइजेज हुई हैं जो भारतीय सेनाओं की अदर कंट्रीज़ के साथ में जो एक्सरसाइज हुई हैं उनका नाम, ठीक है ना, तो इनको याद जरूर रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सरोद वादक जो थे राजीव तारानाथ, इनका देहांत हो गया है, 91 वर्ष के थे ये। राजीव तारानाथ जो थे ये इंटरनेशनल आइकन थे एक तरह से इंडिया के, और ये मैसूर में इनका कर्नाटक में निधन हो गया। ये लंबी बीमारी से ग्रसित थे और 91 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। अली अकबर खान के ये डिसिपल थे, कह सकते हैं कि उस्ताद अली अकबर खान के शिष्य थे और रेपुटेड सरोद प्लेयर थे तारानाथ। इन्होंने जो है ऑडियंस को बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं इंथ्राल्ड, मीन्स कहने का मतलब है मंत्रमुग्ध करना या अपने इनको जो है मोह लेना। एक तरह से अपनी सरोद वादन से जो है इन्होंने वैश्विक रूप से जहाँ जहाँ भी इन्होंने प्रोग्राम किए तो अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनकी छवि जो थी बहुत अच्छी थी सरोद के कार्य में, सरोद वादन में। तो आफ्टर ऑब्टेनिंग इज डॉक्टरेट इन इंग्लिश लिटरेचर से डॉक्टरेट करने के बाद में इन्होंने प्रोफेसर भी बने थे ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में। और इनके परस्यू जो कैरियर है उसमें इन्होंने जो है कि म्यूज़िक जो था इनका पैशन रहा है, ठीक है। और इन्होंने कई जो है म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में काम किया है इंटरनेशनल कन्नड़ फिल्म्स में, जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड की गई, मतलब अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो कि देखी गई और प्रचलित रही, जिनमें से संस्कारा, कंचना, सीता और कडावू, ये जो है फिल्म्स थी जिनमें इन्होंने काम किया, म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में काम किया था। इनको जो है इंडियन म्यूज़िक प्रोग्राम के तहत जो है वर्ल्ड म्यूज़िक डिपार्टमेंट में कैलिफोर्निया में, जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट है, इसके भी ये हेड रहे थे। और इनको पद्मश्री के सम्मान से सम्मानित किया गया था 2019 में। अब ये हमारे बीच नहीं रहे हैं, 91 वर्ष की आयु में इनका निधन। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, इंडिया टू बी रिमेन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी। भारत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी रहेगा, ऐसा कहा गया है। 6.7% के साथ में जीडीपी ग्रोथ होगी अगले 3 वर्ष में, ये वर्ल्ड बैंक ने कहा है। तो ड्राइविंग बाई स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड, जैसा कि जो डोमेस्टिक डिमांड है, जो घरेलू एक तरह से डिमांड है, घरेलू डिमांड जो है वो बढ़ रही है, और इसको बढ़ने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सर्विसेज में भी ये मांग जो है इनकी बढ़ी है। इसको लेकर के इंडिया जो है रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इंडिया रहेगी वर्ल्ड में। और 6.7% जो है इन्होंने कहा है ग्रोथ रेट रहेगा अगले 3 फिक्साल ईयर्स में। अगले 3 जो ईयर्स होंगे, आने वाले जो 3 वित्तीय वर्ष होंगे, उनमें इंडिया की जो है ग्रोथ रेट अच्छी रहेगी, यानी लगभग जो है इन्होंने 6.7 बोला है। ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आंकड़े जारी किए। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड बैंक ने जो ग्रोथ का फोरकास्ट लगा, मतलब पहले से जो बताया था ग्रोथ को, वो 6.6% बताया था। और ये जो है माफ़ कीजिएगा, बताया है ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। इंडिया विल रिमेन द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। इंडिया जो है बनी रहेगी फास्टेस्ट इकोनॉमी, जितना भी ग्रोथ करेगी जो फास्टेस्ट ग्रोथ इकोनॉमी बनी रहेगी। आल्सो इट्स पेस ऑफ एक्सपेंशन इज एक्सपेक्टेड टू मॉडरेट। हाँ,
इनका जो लेकिन जो भी एक्सपेंशन होगा वो अभी जो इन जिन देशों के बीच में ये आ रहे हैं वो लगभग जो है एक तरह से मध्यम रूप से ये विकास दर बढ़ेगी भारत की, ऐसा विश्व बैंक के द्वारा कहा गया है। आफ्टर अ हाई ग्रोथ रेट, 23-24 में जो हाई ग्रोथ रेट इन्होंने अचीव किया है भारत ने 6.7% जो है के तहत पर ईयर एवरेज के रूप में ये प्रोजेक्ट किया गया है 3 फिक्साल ईयर के लिए, आने वाले 3 वित्तीय वर्ष के लिए, इसमें 2024-25 भी इंक्लूड है, ये ऐसा ग्लोबल बैंक ने कहा है। तो 2026 फाइनेंशियल ईयर और फाइनेंशियल ईयर 2027 को लेकर के वर्ल्ड बैंक ने इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है 6.7% और 6.8% जो है ये बताई है। नेक्स्ट आते हैं, भारत की रैंक जो है 129वीं रैंक आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो है इसमें 129वीं रैंक के साथ भारत जो है इस पायदान पे है, और ये आइसलैंड ने इसमें टॉप किया है। ये WEF की रिपोर्ट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में, कौन सी रिपोर्ट जो है कौन सी संस्था जारी करती है। तो याद रखिएगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को जारी करती है। तो 2024 की रैंक को जारी किया गया है, इसमें इंडिया की रैंक जो है 129 बताई गई। इंडिया है स्लिप्ड 2 प्लेसेस, 2 अंकों के साथ गिरावट देखी गई है। 127 जो है पिछले वर्ष रही थी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129वीं रैंक जो आई है, और आइसलैंड को जो है टॉप पोजीशन, ये अभी हमने बताया। साउथ एशिया को अगर हम कंसीडर करें तो भारत आता है, और भारत के पड़ोसी देशों से अगर भारत को कंपेयर किया जाए तो इंडिया की रैंक जो है वो 5वीं है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और भूटान इनके बाद में। बांग्लादेश की रैंक अगर देखी जाए अगर दक्षिणी एशिया में तो प्रथम है, दूसरे नंबर पे नेपाल है, तीसरे पे श्रीलंका है, चौथे पे भूटान है, यानी पाकिस्तान जो है इसमें लास्ट है, जो कि 5th रैंक है। 5th रैंक यानी कि इन 4 देशों के बाद में इंडिया की रैंक है, उसके बाद फिर पाकिस्तान की रैंक है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो सूडान की रैंक जो है वो इस इंडेक्स में 146 कंट्री में है, इसकी 146वीं आखिरी रैंक है, और 145वीं जो है वो पाकिस्तान की रैंक है। वो भी 3 प्लेस जो है पिछले साल की तुलना में 3 प्लेस गिर गया है। कहने का मतलब है 42 रहा होगा, 142 रही होगी पिछले साल, और 145 पे समय पायदान पे ये आया है। इकोनॉमीज़ को लेकर के लोएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक पैरिटी अलॉन्ग विद बांग्लादेश, सूडान, ईरान, पाकिस्तान और मोरक्को, इनकी जो इकोनॉमी है उसके साथ जो है हमारी इकोनॉमी मेल खाती है, लोएस्ट लेवल पर कहा गया है। और ऑल ऑफ देम रजिस्टर्ड लेस देन 30% जेंडर पैरिटी। तो यहाँ पे जो है एक तरह से देखा जाए कि 30% से ज़्यादा इक्वलिटी ऑफ जेंडर नहीं है इन देशों में, और जो कि अर्न करते हैं इनकम। अगर इनकम अर्निंग की बात की जाए तो पुरुष महिला का अनुपात जो है वो गलत, बहुत ही एक तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है उस पर, कि जितने पुरुष महिला का अनुपात बहुत गिरा हुआ है। महिलाएं जो हैं वो उद्यम के क्षेत्र में या फिर काम करने रोजगार के क्षेत्र में अभी उतनी ज़्यादा इनका पार्टिसिपेशन नहीं हुआ है। इंडिया ने बेस्ट जेंडर पैरिटी टर्म्स ऑफ, इंडिया का जो है जेंडर में जो रैंक आई है तो उसमें जो इन्होंने जो है बेस्ट परफॉर्म किया है हमारे देश में, वो किया है इनरोलमेंट इन सेकेंडरी एजुकेशन में। यानी 10th और के बाद में जो 11th 12th की एजुकेशन होती है उसमें जो लड़कियों की एडमिशन हुए हैं वो सबसे ज़्यादा हुए हैं। और साथ साथ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, यानी कहने का मतलब है जो राजनीतिक में आने वाली महिलाएं हैं उसमें भी जो है महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 65th रैंक है ग्लोबली इसमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में महिलाओं की। और उसके साथ साथ जो है फीमेल मेल हेड्स ऑफ द स्टेट को अगर देखें नंबर ऑफ ईयर से, साल दर साल जो फीमेल ऑब्लिक मेल हेड्स हैं इनका रेशियो जो है लास्ट 50 ईयर से बेहतर आया है, और इसमें इंडिया की रैंक 10वीं रही है। आइसलैंड
पहले नंबर पर है इसमें जेंडर गैप इंडेक्स में, नंबर दूसरे पर जो है फिनलैंड है, तीसरे पर नॉर्वे है और चौथे पर न्यूजीलैंड है, पांचवें पर स्वीडन है। ये टॉप 5 कंट्रीज़ जो हैं की जेंडर गैप जो है इंडेक्स है उसमें इनका नाम फर्स्ट 5 रैंक्स में आता है। उसके बाद यूके की जो रैंक है वो 14वीं है और यूएस की जो रैंक है, अमेरिका की जो रैंक है वो 43वीं है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। टीके चटन्नी, टीके चटन्नी जो थे ये इंडियन फुटबॉल प्लेयर थे और कोच भी रहे थे इंडियन फुटबॉल टीम के। हाल ही में इनका देहांत हो गया है आज। और ये जो चटन्नी जी थे ये 79 वर्ष के थे और ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे, अपना कैंसर से ये पीड़ित थे। डिफेंडर के रूप में ये खेला करते थे। ही प्लेड केरला और गोवा की टीम से इन्होंने खेला है और संतोष ट्रॉफी जो है जीती, लीजिए संतोष ट्रॉफी, ठीक है। आफ्टर हिज प्लेइंग कैरियर, उनके पूरे प्लेइंग कैरियर में इन्होंने ट्रांजिशन टू कोचिंग, यानी ये इनको जो है एक बार जो मतलब खेल से जब इन्होंने संन्यास ले लिया उसके बाद जो है इन्होंने एक कोच की तरह कार्य किया है अलग अलग टीमों। वन द फाइनेस्ट कोचेज ऑफ इंडियन फुटबॉल, वन ऑफ द फाइनेस्ट कोचिंग, जितने भी अभी तक बेहतर कोच रहे हैं इंडियन फुटबॉल टीम के उनमें से इनका नाम जो है सर्वोपरि तो नहीं कहेंगे लेकिन उच्चतम रूप से इनका नाम आता रहा है, विख्यात हैं रहे हैं। और चटुन्नी जी जो थे ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट इन्होंने गेम फॉर ओवर 40 ईयर्स के लिए इन्होंने जो है अपने आप को समर्पित किया था। 40 साल दिए थे गेम को, फुटबॉल को। इन्होंने जो वेरियस टीम्स को कोच किया था, सेवरल वेल नोन टीम, जिसमें से मोहन बागान जो सबसे पुरानी टीम है, मोहन बागान, उसके बाद डेम्पो गोवा और तीसरा है एफसी कोचीन। ये 3 टीमें रही हैं जिनको इन्होंने कोच किया है, एक तरह से जिनका प्रशिक्षण दिया है। 1989 में ये जो है केरला संतोष ट्रॉफी टीम के कोच रहे थे और उसी वक्त जो है ये केरल ने संतोष ट्रॉफी जीती। चटुन्नी जो थे उन्होंने एक अपनी बायोग्राफी, जिसको कह सकते हैं ऑटोबायोग्राफी, यानी अपनी जीवन कथा भी लिखी है, आत्मकथा, जिसका कि नाम है फुटबॉल माई सोल, फुटबॉल मेरी आत्मा, रिफ्लेक्टिंग टू हिज लाइफ, जो उनके लाइफ को के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, जो फुटबॉल में रहा के बारे में ये किताब कहती है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने जो है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर की अभी हाल ही में शपथ ली है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि 2024 के अभी हाल ही में लोकसभा इलेक्शन हुए, उसके साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश के भी इलेक्शन थे विधानसभा के। चंद्रबाबू नायडू पार्टी ने अच्छा परफॉर्म किया। टीडीपी जो है तेलुगु देशम पार्टी के ये प्रमुख हैं और इन्होंने जो है चीफ मिनिस्टर की शपथ जो है ग्रहण की है। आंध्र प्रदेश की 4th टर्म है इनका, 4थी बार, यानी इस मतलब कह सकते हैं कि इनको ऑलरेडी 3 टर्म जो हैं ये सीएम रह चुके। एली एंड जनसेना चीफ पवन कल्याण, तो इनको जनसेना चीफ जो थे और एली एक पार्टी है उसके जो इसके साथ जो अलायंस पार्टी थी जन कल्याण जनसेना, इसके पवन कल्याण जो हैं इसके लीडर हैं, प्रमुख हैं उनके, तो उन्होंने जो है एलोंग विद नायडू सन नारा लोकेश, इन्होंने जो है नारा लोकेश के साथ में 24 लीडर जो थे, ये 24 लीडर ने भी अभी हाल ही में शपथ ली है। टेक ओथ एज अ मिनिस्टर फॉर द स्टेट, स्टेट के मिनिस्टर्स के रूप में उनके सन ने भी, और उसके अलावा उनके सन का नाम जो है ये नारा लोकेश है। के साथ साथ जो है पवन कल्याण की पार्टी, पवन कल्याण को भी जो है जनसेना के जो चीफ हैं उनको भी मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। नायडू जो हैं ये टीडीपी से लड़े थे, इन्होंने पवन कल्याण की जेएसपी के साथ समझौता किया था और बीजेपी के साथ भी इन द स्टेट में, ठीक है।
एज अ पार्ट ऑफ द एनडीए। तो ये एनडीए के घटक दल के रूप में वहाँ पर आंध्र प्रदेश में इन्होंने मिल करके चुनाव लड़ा था बीजेपी के साथ में, और इस अलायंस ने जो है लैंडस्लाइड विक्ट्री, मतलब बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, अच्छी विक्ट्री हासिल की। और 164 में से जो विधानसभा सीटें हैं वहाँ की आंध्र प्रदेश की, 164 सीटों में से तो इन्होंने 164 सीटें जो है ये इनको मिली हैं। टोटल 175 सीट तो आंध्र प्रदेश की विधानसभा की हैं। टीडीपी ने जिसमें जो है 135 सीट जीती हैं, और बची हुई सीट एनडीए के घटक दल जो 2 हैं वहाँ पर जो विधानसभा में लड़े थे, जो उनका नाम है, एक पवन कल्याण की पार्टी है जनसेना पार्टी, की जो है बीजेपी। जेएसपी और बीजेपी ने मिल करके जो है, जेएसपी ने 21 सीटें जीती और बीजेपी ने 8 सीटें। अनाउंसिंग अ मेजर चेंज राइट बिफोर, कोई मेजर चेंज से पहले की करें कि इन्होंने जो है सीएम की शपथ ले ली है। और अभी हाल ही में जो है लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें भी जो है इन्होंने एक एनडीए के घटक दल के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी को है शपथ ग्रहण समारोह जो हुआ था उसमें भी ये प्रेजेंट रहे थे। और एक अभी एनडीए के घटक दल ये केंद्र में भी संसद में माने जा रहे हैं। नायडू ने कंफर्म किया है कि नई गवर्नमेंट जो है वो अमरावती, उन्होंने नाम दिया है कि अमरावती अब कैपिटल होगी, चंद्रबाबू नायडू जी ने कहा है। और के बाद जो है लोकसभा इलेक्शंस में अलायंस ने अच्छा परफॉर्म किया, और 21 सीटें जो हैं, पूरी 25 सीटें हैं लोकसभा की आंध्र प्रदेश में, जिसमें 21 सीटें जो है इन्होंने इस अलायंस ने। टीडीपी ने जिसमें 16 सीटें टीडीपी ने जीती है, तेलुगु देशम पार्टी ने, बीजेपी में 3 और जनसेना पार्टी ने 2। अभी भी जो है चंद्रबाबू नायडू का जो है बहुत अहम रोल है। तो एक तरह से जेडीयू और टीडीपी ये 2 बहुत बड़े घटक दल के रूप में उभरे हैं, और ये एनडीए के गठबंधन में। और हाल ही में मोदी जी ने शपथ भी ले ली है प्रधानमंत्री के लिए, और उसके साथ साथ जो है G7 समिट जो होने जा रही है इटली में, उसके लिए वो रवाना भी हो चुके हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आ गए हैं। COAI, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये जो है इसके अभिजीत किशोर जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है चेयरपर्सन, CEO अपॉइंट किया गया है। तो लीडिंग इंडस्ट्री बॉडी है टेलीकॉम की, ये इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो है डिजिटल सर्विस प्रोवाइड करती है। कि ये कंपनी जो है इंट्रोड्यूस की गई न्यू लीडरशिप में, किनके 24-25 में जो है ये कंपनी जो है ये इंट्रोड्यूस गई है, इसको अनाउंस किया गया है। नई लीडरशिप, मतलब कहने का मतलब है अभिजीत किशोर को नई लीडरशिप मिली है, क्योंकि जून 2024 से ये मान्य होगी। अभिजीत किशोर जो हैं ये चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वोडाफोन के रहे हैं, वोडाफोन आइडिया के। और इनको जो है ये अभी हाल ही में अपॉइंट किया गया है चेयरमैन, अध्यक्ष किसका, COAI का, द सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का। यानी जितने भी सेलुलर की जो कंपनीज़ हैं टेलीकॉम सेक्टर से जिनका वास्ता रहता है, उन सभी कंपनीज़ का ये एसोसिएशन है, उसके चेयरमैन ये बनाए गए हैं अभिजीत किशोर। राहुल वत्स को जो है चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर CRO बनाया गया है, जो कि भारतीय एयरटेल के हैं। इनको जो है वाइस चेयरमैन COAI, तो ये एसोसिएशन है इनका, टेलीकॉम एसोसिएशन है, इसके जो है वाइस चेयरमैन राहुल वत्स को बनाया गया है, जो कि एयरटेल के चीफ रेगुलेटरी ऑफिसर रहे हैं। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है ये प्रीमियर इंडस्ट्री है, जो कि रिप्रेजेंट करती है मेजर स्टेक होल्डर्स को, जो मेन जो कंपनीज़ हैं, तो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे एक जियो हो गया या एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया। तो ये सभी जो टेलीकॉम के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं टेलीकम्युनिकेशन के, जिसमें इंटरनेट भी आता है, टेक्नोलॉजी भी आती है, और साथ साथ में
डिजिटल सर्विस आती है। ये सभी ये सेक्टर जो है टेलीकॉम सेक्टर में ये जो ये एसोसिएशन जो है कार्य करता है। तो एक तरह से इस एसोसिएशन की जो वैल्यू है वो भी बहुत ज़्यादा है। टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया जो है TRAI, ये जो है जैसे RBI बैंकों के लिए नियामक संस्था है, वैसे ट्राई जो है ये टेलीकॉम सेक्टर की नियामक संस्था है। थोड़ा आइडिया के किशोर, TI के किशोर जो हैं अभिजीत किशोर, ये 3 दशक से इन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को ये संभाल रहे हैं। इनका एक्सपीरियंस रहा है, वेरियस रोल्स रहे हैं, अलग अलग रोल्स, और ऑर्गेनाइजेशंस में भी अलग अलग रोल्स में भी ये रहे हैं, अलग अलग पदों पर रहे हैं, और इनको रीजनल हेड्स भी बनाया जा चुका है। एयरटेल के जो वत्स हैं ये सीजनल प्रोफेशनल इन टेलीकॉम इंडस्ट्री के ये भी प्रोफेशनल रहे हैं, और इन्होंने 29 साल की सेवा दी है। उनके पास 29 साल का एक्सपीरियंस है जो राहुल वत्स हैं। और के साथ साथ जो अभिजीत किशोर हैं, क्योंकि चेयरमैन बनाया गया है इस एसोसिएशन का, इन्होंने भी विशिष्ट पदों पे पदभार ग्रहण किया है पिछले कई दौरान में, और अब इनको जो है इसका चेयरमैन बनाया गया है एसोसिएशन। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मालावी के वाइस प्रेसिडेंट जो हैं, इनका जो प्लान था वो एक तरह से हो गया था और उसके बाद में क्षतिग्रस्त हो गया, और क्षतिग्रस्त होने के बाद अभी जो है इनका नाम जो है सॉलस चिलीमा, जो वाइस प्रेसिडेंट है मालावी, उनको मृत घोषित कर दिया गया है। तो डेथ इन प्लेन क्रैश, उनका क्रैश हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसमें उनकी डेथ हो गई है। तो ये जो सॉलोस चिलीमा थे और 9 अदर अन्य व्यक्ति थे, 9 जो किल्ड हुए, मारे गए प्लेन क्रैश में। मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैरिंग जो है मिलिट्री एयरक्राफ्ट था जिसमें इसमें ये यात्रा कर रहे थे, और चिलीमा जो थे ये 91 वर्ष इनकी उम्र थी। डिसअपियर्ड हो गए थे कुछ समय पहले, जो है ये लापता हो गए थे, और इनको जो है फेल टू लैंड इन द नॉर्दर्न सिटी ऑफ मुजुजू। तो इनको जो है एक तरह से ये मुजुजू में लैंड करने वाले थे लेकिन नहीं कर पाए ड्यू टू बैड वेदर के कारण, खराब मौसम के कारण, और वाज इंस्ट्रक्टेड टू रिटर्न टू द कैपिटल लिलोंगवे। लिलोंगवे जो है कैपिटल है मालावी की, इनको वापस आने के लिए कहा गया, और उसी दौरान जो है प्लेन क्रैश हो गया। उसके बाद जो इनकी बॉडी और जो भी मलबा मिला है वो माउंटेन एरिया में, वो नॉर्थ साइड ऑफ द कंट्री में मिला है। आफ्टर द एग्जॉस्टिव सर्च ऑपरेशन एक चलाया गया, उसके बाद में तो कुछ दिनों के बाद ये मलबा इनको मिला और उसमें इनको मृत घोषित किया गया। देयर वर नो सर्वाइवर, कोई भी जो है बचा नहीं उसमें से, न्यूज एजेंसी ने रिपोर्ट किया है। चिलीमा जो है फर्स्ट इलेक्टेड, जो 2014 में पहली बार जो है इलेक्ट हुए थे वाइस प्रेसिडेंट, और ये कैरिज्मेटिक पर्सनालिटी थे, एक तरह से करिश्माई चेहरा थे। इनकी जो राजनीति में इनकी छवि थी वो बहुत ही प्रभावपूर्ण छवि थी, प्रभावशाली छवि थी, और ये इन्होंने मालावी के लिए जो है एक तरह से पूरे मालावी के देशवासियों को के रूप को इनका आशीर्वाद था, और पर्टिकुलरली अमंग यंग पीपल के ये आइकन थे, नए बच्चों के आइकन थे, यंग पीपल जो युवा लोग थे वहाँ के मालावी के, उनके ही आइकन रहे थे। और हाउएवर हिज कैरियर फेस्ड सिग्निफिकेंट चैलेंजेस, कैरियर में चैलेंजेस भी आए रहे। 2022 में सेकंड टर्म जो था इनका वाइस प्रेसिडेंट के रूप में स्टार्ट हुआ था, वो अरेस्ट भी हुए थे, और उन पर जो है एक चार्ज लगा था ब्राइबरी स्कैंडल का। एक तरह से जो है कह सकते हैं कि ब्राइबरी स्कैंडल का मतलब है कि घूस लेने का, घूसखोरी का एक चार्ज उन पर लगा था, और जिसमें कि ब्रिटिश और मालावियन बिजनेसमैन शामिल थे, ये भी उसका हिस्सा थे जो वाइस प्रेसिडेंट थे। हालांकि इन पर चार्ज साबित नहीं हो सका। चार्जेस वाज ड्रॉप्ड लास्ट मंथ।
तो चार्जेस जो है वो ड्रॉप कर दिया गया, मतलब इन पे जो है चार्जेस साबित नहीं हो पाया किसी भी प्रकार की भ्रष्टाचार का। और विदाउट एक्सप्लेनेशन एंड चिलिमा रिज्यूम्ड हिज ऑफिशियल ड्यूटी। चिलिमा ने जैसे ही जो है अपनी ऑफिशियल ड्यूटी एक तरह से वाइस प्रेसिडेंट के रूप में अपना पदभार फिर से संभाला और इसमें प्लेन क्रैश में जाते हुए मृत्यु हो। नेक्स्ट न्यूज़ में आते हैं। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी है, ये अदानी ग्रुप की है और यूएई की एज ग्रुप कंपनी है, संयुक्त अरब अमीरात की। इन्होंने गठबंधन किया है, एक तरह से संयुक्त कोलेब्रेशन किया है, समझौता किया है स्ट्रेटजिक डिफेंस एंड मिलिट्री डोमेन में। यानी कहने का मतलब है कि जो रक्षा सौदे हैं या फिर जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उन इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस जो कंपनी है, इसने यूएई की कंपनी है एज, इसके साथ समझौता किया है और ये स्ट्रेटजिक डिफेंस एंड मिलिट्री डोमेन्स को लेकर के है। और इस समझौते में अदानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के साथ में ये साइन हुए हैं, दोनों कंपनियों के एग्रीमेंट पर सहमति जताई है, सहमति पत्र पर एज ग्रुप के। और ये वर्ल्ड लीडिंग एडवांस टेक्नोलॉजी एंड डिफेंस ग्रुप की कंपनी है, यूएई की वर्ल्ड लीडिंग कंपनी है एज ग्रुप, जो कि यूएई की है। एग्रीमेंट का एम क्या है? एग्रीमेंट जो है, ये समझौता पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए हैं, उसका जो एम है, उसका जो उद्देश्य है, वो इस्टेब्लिश करना ग्लोबल प्लेटफॉर्म डिलीवरिंग द डिफेंस एंड एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़। एक तरह से जो है दोनों कंपनियों को इस तरह से ऊंचे स्तर पर ले जाना मिलिट्री इक्विपमेंट्स में और साथ साथ डिफेंस कैपेबिलिटी। तो डिफेंस से संबंधित जो रक्षा से संबंधित जो भी उपकरण हैं, उसमें एक अच्छी पकड़ रखना और उसके जो पार्ट्स को, जैसे कई रक्षा उपकरण हैं उसके पार्ट्स हैं या फिर कोई और मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग में एक तरह से इनको अच्छे जो है कैपेबिलिटीज़ तक पर ले जाना इनका एम है, क्योंकि दोनों कंपनीज़ का। और ये एक साथ काम करेगी इसको लेकर के, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को लेकर के, और साथ साथ है रिक्वायरमेंट देखेंगी कि जो मांग होगी ग्लोबल एंड लोकल कस्टमर की। अब जो लोकल और ग्लोबल कस्टमर कहने का मतलब है वैश्विक और जो घरेलू कस्टमर हैं, यानी जैसे कहने का मतलब है HAL है या और भी कोई इक्विपमेंट फैक्ट्री है, जैसे मिलिट्री इक्विपमेंट फैक्ट्री में ये जितनी भी कंपनीज पैरासूट फैक्ट्रीज आती हैं या फिर DMSRD आती है या और अन्य फैक्ट्री हैं, जैसे HAL ये जो एरोस्पेस के क्षेत्र में जो है मानी हुई कंपनी है हमारे देश की। तो ये जो है जैसे LCA का विकास हो रहा है और पहले से बनाया गया है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बनाया गया है, लाइट कॉम्बैट जो है हेलीकॉप्टर्स भी बनाए गए हैं। तो उनके इक्विपमेंट्स के लिए वो जो है मुहैया कराएंगी ये दोनों कंपनियां। तो ये जो अदानी डिफेंस एरोस्पेस है, इसने यूएई कंपनी से तरह से समझौता किया है डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट। दिस इंक्लूड्स इवेलुएटिंग कोऑपरेशन अक्रॉस एज और अदानी की जो कोर प्रोडक्ट डोमेन है के साथ साथ ये उनको इवेलुएशन को भी काम आएंगी। ठीक है, इनका इवेलुएशन कहने का मतलब है कि इनको रेटिंग्स जो प्रोवाइड करी जाती हैं इंडस्ट्रीज़ की, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ की जो है उनके सेक्टर में रेटिंग्स प्रोवाइड की जाती है, उसमें भी इसको तरह से इसमें को फ़ायदा मिलेगा। एग्रीमेंट जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ उसमें R&D की फैसिलिटीज़ को लेकर भी एग्रीमेंट हुआ है इंडिया में और साथ में यूएई में। ये कंपनी दोनों जो हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एस्टेब्लिशमेंट करेंगी, अपने अपने क्षेत्र में जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो अलग से इकाई है उसको भी स्थापित करेंगी, भारत में भी और भारत के साथ साथ यूएई में भी। फॉर सेटिंग अप ऑफ डेवलपमेंट, विकास के लिए, प्रोडक्शन उत्पादन के लिए और मेंटेनेंस के लिए की डिफेंस की और एरोस्पेस। तो इनके सॉल्यूशंस के लिए जो है, इसके उत्पादन के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके मेंटेनेंस के लिए जो है ये काम करेगी। नॉट जस्ट सर्व
द टू कैप्टिव मार्केट्स बट आल्सो साउथ ईस्ट एशियन एंड वाइडर ग्लोबल मार्केट। तो केवल दो देशों के मार्केट पर तक ही सीमित नहीं रहेगी, अपितु साउथ ईस्ट जो है दक्षिण पूर्वी एशिया का जो मार्केट है, उसके साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट है, जो वैश्विक जो एक तरह से बाज़ार है, तो वहाँ पर भी जो है ये अपनी एक तरह से पैठ बनाएंगी और अपने अपने क्षेत्र में जो है ये मिलिट्री इक्विपमेंट्स को डेवलप करेगी। और जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि अब इंडिया एक कंपनी है तो स्वदेशी कंपनी ही है, और इसको जो है इंडियन जो कंपनी है जो कि सरकारी कंपनी है, वो भी जो है इनसे इक्विपमेंट्स जो है खरीदेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। मोहन मांझी, इन्होंने जो है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर की शपथ ली है, और प्रधानमंत्री और अन्य बीजेपी लीडर जो हैं ये प्रेजेंट रहे। तो उड़ीसा में अभी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है बीजेपी ने, ज़्यादातर सीटें जो हैं जीती हैं, और नवीन पटनायक जी बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। तो उस हिसाब से मोहन मांझी को जो है, ये शेड्यूल कास्ट में आते हैं, मोहन मांझी हैं, तो उनको जो है ये पदभार दिया गया है चीफ मिनिस्टर। ये 52 साल की उम्र है इनकी, ये ट्राइबल एमएलए हैं, और 16th चीफ मिनिस्टर जो है ट्राइबल एमएलए हैं। तो एक तरह से इनको जो है एक तरह से कहा जाता है आदिवासी एमएलए जिसको कहा जा सकता है। 16वें चीफ मिनिस्टर हैं उड़ीसा के, और 15 मिनिस्टर के साथ इन्होंने शपथ ली है भुवनेश्वर। तो इनके जो मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर प्लस 15 मिनिस्टर्स ने भी शपथ ली है। उड़ीसा के गवर्नर हैं रघुवर दास। रघुवर दास जो हैं ये सांसद हुआ करते थे, जमशेदपुर से बीजेपी के सांसद बने हैं, और वहाँ पर इन्होंने इनका जो है पहले से ही ये सांसद रह चुके हैं। इस समय गवर्नर हैं रघुवर दास के, वहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं झारखंड के। तो इन्होंने जो है इनको शपथ दिलाई, और साथ साथ मांझी जी को, और इनके साथ 2 डिप्टी सीएम बने हैं। एक है कनकवर्धन सिंह देव, और दूसरे हैं पार्वती परिधा। ये 2 लोग जो हैं ये उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। 13 अन्य मिनिस्टर बनाए गए हैं, तो टोटल 15 हो गए, और प्लस चीफ मिनिस्टर। मांझी जो हैं इन्होंने अपना कैरियर जो है सरपंच के रूप में, एक तरह से प्रधान के रूप में स्टार्ट किया था। 1997 से 2000 के बीच में ये प्रधान रहे थे या सरपंच रहे थे अपने क्षेत्र। और सबसे पहली बार जो है इलेक्शन जो है स्टेट असेंबली का या एमएलए के लिए जो इलेक्शन है वो 2000 में उन्होंने जीता था केंदुझार से। बीजेडी, बीजू जनता दल और बीजेपी का अलायंस था, उसमें इन्होंने जीता था, और ये उसके बाद फिर री इलेक्ट हुए थे 2004 में। ठीक है, 2005 से 9 के टर्म में इन्होंने डिप्टी सीएम के रूप में काम किया, डिप्टी चीफ विप। ठीक है, और बीजेपी बीजेडी कोलिजन में। फिर मांझी जो है फिर से एमएलए बने 2019 में, और अभी जो है इन्होंने बीजू जनता दल के मीना मांझी को जो है हराया था 11,577 वोटों से। मांझी विल बी द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द ट्राइबल डोमिनेटेड केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। ये इम्पोर्टेंट है कि मांझी जी जो है ये पहले चीफ मिनिस्टर बने हैं जो कि आदिवासी जनजाति से आते हैं, और तो मैं समझ रहा था कि रूल कास्ट से आते हैं, अपितु नहीं, ये रूल ट्राइब से आते हैं, एसटी से, और विच हैज़ अ सिग्निफिकेंट 23% जिसमें ट्राइबल पॉपुलेशन है उड़ीसा की, उनमें उसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मोहन मांझी जी ने शपथ ले ली है। पेमा खांडू जी भी शपथ लेंगे 13 तारीख को अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में। पेमा खांडू जो हैं ये अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर के रूप में तीसरी बार हर टर्म के लिए शपथ लेंगे आज। तो पेमा खांडू, इनका जन्म जो है 21 अगस्त 1989 को हुआ था, 1979 में। इंडियन पॉलिटिकल लीडर इनके रहे थे, इनके पिताजी चीफ मिनिस्टर उस समय रहे थे अरुणाचल प्रदेश के, जो कि इसका नाम था दोरजी खांडू।
दोरजी खांडू जो हैं उनके ये लड़के हैं, पेमा खांडू, जो चीफ मिनिस्टर की शपथ लेंगे। और ये तीसरी बार जो है इन्होंने अपना कार्यभार जो है संभालेंगे एक मुख्यमंत्री के रूप में अरुणाचल प्रदेश में। और इनके ऑफिस के टाइम पे ये क्या है कि चीफ मिनिस्टर ये जुलाई 2016 से जो है यहाँ पर चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं तब से। इनकी गवर्नमेंट ने 2 बार जो है ट्वाइस पार्टी का एफिलिएशन, मतलब 2 बार जो है इन्होंने कोलिजन किया था किसी पार्टी से, जो है समझौता किया था, उसके बाद जो है इनको ये कंटिन्यू नहीं कर पाए। और सितंबर के बाद में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन करी थी। तो ये पहले जो इन्होंने अपनी पार्टी को बदला था, ठीक है। तो वो इंडिया आईएनसी में थे, कांग्रेस में थे। कांग्रेस के बाद जो है ये पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में चले गए, और उसके बाद जो है दिसंबर 2016 में बीजेपी में आ गए। तो यहाँ पे जो पार्टी एफिलिएशन का मतलब है, एक तरह से इन्होंने जो है अपना पार्टी को इस तरह से दल में ये रहे और अलग अलग दल में बदलते रहे। तो अब ये बीजेपी के जो विधायक हैं, और अब जो है बीजेपी के ही चीफ मिनिस्टर के रूप में जो है तीसरी बार अब ये मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रीवियसली इन्होंने जो है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म एंड अर्बन डेवलपमेंट एंड वाटर रिसोर्सेज, ये इसके मिनिस्टर रहे हैं नाबाम टुकी की गवर्नमेंट। नाबाम टुकी जो थे इनसे पहले जो है चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। तो नाबाम टुकी की गवर्नमेंट में ये टूरिज़्म और अर्बन डेवलपमेंट और वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर रह चुके थे। तो इस प्रकार से जो है एक न्यूज़ और रह जाती है कि ये हाल ही में अभी न्यूज़ आई है कि बेल्जियम के जो प्रधानमंत्री हैं अलेक्जेंडर डी क्रू, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया है, क्योंकि इनकी पार्टी ने इनको जो है एक तरह से इन्होंने खुद ये जिम्मेदारी ली कि मैंने अपने दायित्व का निर्वहन सही तरह से नहीं कर पाया। तो इसके कारण से जो है इन्होंने EU इलेक्शन में, यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में इनको हार मिली, और इनकी पार्टी ने जो है 14.2% वोट ग्रहण किए, और उसके बाद इन्होंने जो है इस्तीफ़ा दे दिया। और इनका इस्तीफ़ा जो इन्होंने जो है बहुत ही दुख वेदनाओं के साथ में रोते हुए दिया। तो 48 साल की उम्र के हैं ये। फाउंड डिफ़िकल्ट टू होल्ड बैक टीयर्स वाइल मेकिंग द अनाउंसमेंट। तो जब इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया तो टीयर्स, जैसा कि समझ रहे हैं कि इनका जो भाव जो था बहुत दुखी था। और ब्रुसेल्स में इन्होंने जो है संडे की नाइट को अपना जो है इस्तीफ़ा दे दिया है। RTBF पूलिंग में, जो RTBF वहाँ की जो संसद है उसमें पूलिंग में CNN की रिपोर्ट की डी क्रूज की ओपन VLD पार्टी है, ओपन VLD पार्टी। ओपन VLD पार्टी ने डिड नॉट फेयर वेल इन द यूरोपियन पार्लियामेंट। इन्होंने जो है कि सही तरह से जो है अपना कार्यकाल नहीं निभाया, और एक तरह से जो है इनको जो है ओपन VLD पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी, और 5.8% ही उसको वोट मिले। RTBF ने ये भी कहा है कि के बाद में व्लाम्स बेलांग पार्टी जो है, इनके साथ में जो पार्टी थी, और फ्लेमिश नेशनलिस्ट जो हैं NVA पार्टी, पर टाइड फॉर द सेम परसेंटेज। तो ये जो दो फ्लेमिश नेशनलिस्ट पार्टी थी, ये फ्लाम्स बेलांग पार्टी इनके साथ थी। तो RTBF ने बताया कि ये जो है दोनों को 14.8% वोट जो है मिले, और एक को 14.2% वोट मिले। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पर इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। इम्पोर्टेंट सिर्फ इतना है कि बेल्जियम के प्रधानमंत्री, जिनका नाम था अलेक्जेंडर डी क्रू, उन्होंने रिज़ाइन किया है EU इलेक्शन में हारने के बाद। तो अलेक्जेंडर डी क्रू का नाम याद रखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये आज की करंट अफेयर्स थी, और अभी तक कंटिन्यू ना करने के कारण जो है मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि लगातार जो है कुछ दिनों से जो है एक दिन करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ, फिर अगले दिन नहीं डाल पाया, व्यस्तता कुछ ऐसी थी। परंतु अब जो है डेली करंट अफेयर्स जो है आपको मिला करेगी, और यूट्यूब के माध्यम से जो है करंट अफेयर्स के माध्यम से हम और आप जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों और बहनों, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।
धन्यवाद।